Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. Let's have a look at the question of the day. Today's question is of the topic collision, and the question says two elastic balls of masses m1 and m2 are placed on top of each other with a small gap and then dropped onto the ground. What is the ratio m1 upon m2 for which the upper ball ultimately receives the largest possible fraction of the total energy? What ratio of masses is necessary if the upper ball is to bounce as high as possible? चलिए, तो इस सवाल को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दोनों बॉल्स को दिखा दिया है। इनके बीच में मैंने मेक श्योर किया कि मैं एक छोटा सा गैप दिखाऊं। मान लीजिए कि इस पूरे सिस्टम को किसी एच हाइट से ड्रॉप किया गया था, ठीक है। तो जब ये जस्ट टकराने वाला होगा ग्राउंड के साथ, तब दोनों की ही वेलोसिटी कितनी होगी? दोनों की ही वेलोसिटी नीचे की तरफ हो जाएगी। लेट अस से v2 बराबर भी हो जाएगा रूट 2gh, और v1 बराबर भी कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2gh। समझ पा रहे हैं आप बात? तो मैंने क्या बताया कि पूरे के पूरे सिस्टम को कितने हाइट से ड्रॉप किया गया था? h हाइट से। तो ऑब्वियस है कि दोनों h डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और जिसके कारण दोनों की जस्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बिफोर द कोलिजन विद द ग्राउंड? अंडर रूट ऑफ 2gh। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि M2 जब टक्कर खा चुका होगा, है ना, हमें सवाल में ये दिया है कि ये जो कोलिजन होने वाला है वो कैसा होने वाला है? इलास्टिक, राइट। तो जब कोलिजन होगा, तो चूंकि यहाँ पर एक छोटा सा गैप है, तो एक्चुअली होगा क्या? M2 पहले टकरा करके रिबाउंड कर जाएगा, और M1 अभी भी नीचे ही जा रहा होगा। सही बात है। और ये जैसे ही छोटा सा गैप खत्म होगा, तो फिर M1 और M2 दोनों एक दूसरे से भी टक्कर खा जाएंगे। करेक्ट है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली यहाँ पर जो M1 है ना, उसकी स्पीड नीचे की तरफ कितनी है? अंडर रूट ऑफ 2gh। और जो यहाँ पर M2 से दिखाया गया बॉल है, उसकी स्पीड कितनी हो गई? उसकी भी स्पीड हो गई ऊपर की तरफ रूट 2gh। क्लियर है ये बात? तो अब चलिए हम लोग लगाते हैं सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन। राइट। हम लोग अभी पहले सॉल्व करने वाले हैं केस नंबर 1, है ना, पहला ए पार्ट ऑफ द सवाल सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें कि हमसे ये बोला गया था कि बताइए किस टाइप का कोलिजन हो, है ना, मतलब कि ये मासेस कैसे हो, इनके बीच का रेशियो क्या हो, सच दैट कि जो मैक्सिमम एनर्जी है ना, वो किसे मिल जाए? वो M1 को मिल जाए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इलास्टिक कोलिजन इस तरीके का हो रहा है और M2 किसी स्पीड से जा रहा था, तो अगर M2 सडनली टक्कर के बाद एक मोमेंट के लिए रेस्ट पर आ जाएगा, तो दैट मीन्स कि M1 ने पूरी की पूरी एनर्जी को एक्वायर कर लिया। तो इसका मतलब ए पार्ट के हिसाब से मुझे ये समझ में आ रहा है कि M2 की, है ना, M2 should have zero velocity, लेकिन कब? आफ्टर कोलिजन। और किसके साथ? कोलिजन विथ M1, राइट। तभी तो क्या होगा, M2 जो है अपनी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो किसको प्रोवाइड करा देगा? M1 को। तो चलिए मैंने इन बॉल्स को पॉइंट मासेस की तरह शो कर दिया, और चलिए ऐसा मान लेते हैं कि आफ्टर द कोलिजन जो है M1 अब मान लीजिए कि किसी स्पीड लेटर से v से जाने लगा, और M2 जो है वो क्या हो गया? इमीडिएटली रेस्ट पर आ गया। ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं ऊपर की तरफ शुरुआत में मोमेंटम कितना था? वो था M2 इंटू रूट टू जी एच माइनस M1 इंटू रूट टू जी एच। दिस शुड बी इक्वल टू M1 इंटू वी, है ना। मैंने ऊपर की तरफ मोमेंटम को क्या करा? कंजर्व करा। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि मैंने मोमेंटम कंजर्व कैसे कर दिया, जब यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो दोनों पे लगी रही, एक्सटर्नल फोर्स तो है। लेकिन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जो mg फोर्स है, ये यहाँ पर कैसा फोर्स है? नॉन इम्पल्सिव। तो इस नॉन इम्पल्सिव फोर्स के कारण क्या होगा कि इम्पल्स जो है वो कितना आएगा? लगभग जीरो। तो यहां से चलिए एक इक्वेशन तो अपने पास आ गई। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी लगा सकते हैं हम लोग? दूसरी इक्वेशन चलिए लगा देते हैं कोइफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाली, है ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो पहले ये दोनों अप्रोच कितने से कर रहे थे? रूट टू जी एच, रूट टू जी एच मतलब टू रूट टू जी एच। और अब एक दूसरे से दूर किस वेलोसिटी से जा रहे हैं? v से जा रहे हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया कि v बराबर कितना हो जा रहा है? टू अंडर रूट ऑफ टू जी एच। तो चलिए इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। M2 अंडर रूट ऑफ टू जी एच माइनस M1 अंडर रूट ऑफ टू जी एच
शुड बी इक्वल टू m1 इंटू वी के बजाय आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 2gh। तो यहाँ से रूट टू जी एच और रूट टू जी एच तो कैंसिल आउट हो गया, राइट। तो देखते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा, m2 बराबर कितना आ गया 2m1 प्लस m1, तो ये आ गया 3m1। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ गया कि m1 अपॉन m2 शुड बी इक्वल टू 1/3। तो ये मेरे पहले पार्ट का जवाब है, जिसमें मैं क्या चाहता था कि m1 जो है वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या करे, एक्वायर करे। इस रिजल्ट से हम लोग एक और चीज देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है अपने को कितनी मिल रही थी, वेलोसिटी आ रही थी 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gh। तो एक बार बस यूं ही देख लेते हैं कि आखिर वो कितने हाइट तक जा सकता है। तो मैं क्या लगा दूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन। तो हाफ m1 है ना, हाफ इंटू m1 इंटू वी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू m1 g कैपिटल H। ये वो हाइट है जहां तक ये जा रहा है। आप समझ रहे हैं, ये m1 था और m1 जो है अचानक से ऊपर जाने लगा कितने स्पीड से, v स्पीड से आफ्टर कोलिजन। तो मैं निकालना चाह रहा हूं कि वो किस वर्टिकल हाइट तक जा सकता है। तो यहां से देखते हैं क्या आ जा रहा है, यहां से मेरे को दिख रहा है हाफ m1 v स्क्वायर को मिल सकता हूं 4 टाइम्स 2gh, राइट। तो ये कितना हो गया, दिस शुड बी इक्वल टू m1 इंटू जी कैपिटल H। m1 से m1 चला गया और g से g कैंसिल आउट हो गया। तो h मेरे पास आ गया 4 टाइम्स सिर्फ और सिर्फ h, राइट। तो मेरे पास जो कैपिटल H की वैल्यू आई वो आ गई 4 टाइम्स स्मॉल h। तो इसका मतलब ये कितने हाइट को रीच करेगा अब ये बॉल, ये आया था h हाइट से नीचे, लेकिन कोलिजन के कारण अचानक से जो उसको एनर्जी मिली उसके कारण वो कितना ऊपर राइज कर गया, 4 टाइम्स h। ऑलराइट। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल के दूसरे पार्ट पर, है ना। दूसरे पार्ट में अपने से पूछा गया था कि ये जो m1 है ना वो मैक्सिमम किस हाइट तक जा सकता है। ऑलराइट। तो चलिए मैंने इस नए केस के लिए डायग्राम फिर से बना दिया है। लेट अस से कि m1 जो है वो √2gh से नीचे जा रहा था और ऑब्वियस है कि m2 भी √2gh से कोलिजन के बाद, किसके साथ कोलिजन के बाद, ग्राउंड के साथ कोलाइड करने के बाद ऊपर की तरफ √2gh से जाने लगा था। अब मान लेते हैं कि m1 की स्पीड हो गई ऊपर की तरफ v1 और m2 की स्पीड हो गई ऊपर की तरफ v2। तो हम लोग सिंपल सी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, अगर मैं ऊपर की तरफ मोमेंटम कंजर्व करूं तो मैं लिखूंगा m2 मल्टीप्लाइड बाय √2gh minus m1 multiplied by √2gh. This should be equal to m1 v1 plus m2 v2। क्लियर है यहाँ तक। ये तो इक्वेशन आ गई पहली मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, अगेन वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बराबर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो अप्रोच ये दोनों कर रहे हैं नेट 2√2gh से, और सेपरेट कितने से हो रहे हैं, v1 माइनस v2, क्योंकि v1 से ये दूर जाना चाह रहा है, v2 से इसके करीब आना चाह रहा है। तो नेट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v1 माइनस v2। अब अपने को किसे मैक्सिमाइज करना है, अपने को मैक्सिमाइज करना है v1 को, है ना। दिस शुड बी मैक्सिमाइज्ड, राइट। तो चलिए पहले v1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, v2 की वैल्यू मिल गई, है ना। v2 की वैल्यू कितनी आ गई, v2 की वैल्यू आ गई v1 माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2gh, है ना। अब चलिए इसको यहाँ पर पुट करते हैं ना, इस जगह पर। तो अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, m2 अंडर रूट ऑफ 2gh प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा, राइट। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं माइनस m1 अंडर द रूट ऑफ 2gh। करेक्ट है यहाँ तक। दिस शुड बी इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू, अब v2 के बजाय क्या लिखते हैं v1, और सब ये, हाँ ये हो जाएगा v1 माइनस 2√2gh। क्लियर है यहाँ तक। तो यहां से देखिए अपने को v1 निकल करके आ सकता है ना, कितना आ जा रहा है देखते हैं। पहले तो अंडर रूट ऑफ 2gh को यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। अगर अंडर रूट 2gh को कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा m2 माइनस m1, राइट। दिस शुड बी इक्वल टू, अब यहाँ पर देखते हैं क्या आ जाता है। यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास सिंपल कैलकुलेशन ही है, m1 v1 प्लस m2 v1 माइनस 2√2gh इंटू m2, राइट।
तो ये -2√2 GH m2 जो है ये इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2√2 GH m2 अगर इधर ऐड हो जाए, ऑलरेडी यहाँ पर कितना था, √2 GH था, तो 1 + 2 ये हो गया 3। तो हम लोग अब लिख सकते हैं m2 इंटू 3√2 GH माइनस m1 इंटू √2 GH इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 इंटू v1। तो यहां से देखते हैं v1 कितना आ जा रहा है ना। v1 मुझे दिख रहा है कि ये आ जा रहा है, अगर मैं अंडर रूट ऑफ 2GH को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच जा रहा है इस बार, 3m2 माइनस m1, और इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा अपने को m1 प्लस m2 से। क्लियर है यहां तक बात। तो जैसा कि अपने पास एक्सप्रेशन आ गया, अपने को ये तो दिख रहा है कि यहाँ पर √2GH, ये तो चलिए कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते, ये तो परेशान भी नहीं कर रहा है। अब पूरा का पूरा खेल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर गया, वो डिपेंड कर गया है इस फ्रैक्शन के ऊपर, राइट। तो अपने को ये सोचना होगा कि ये जो फ्रैक्शन है ये किस केस में मैक्सिमम होगा। ऑलराइट, तो चलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाने का टाइम आ गया है। देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सिंपल सी मैथमेटिक्स लगाई है। जो एक्सप्रेशन हमारा ऊपर आया था ना, ये देखिए v1 बराबर जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया था, उसमें √2 GH के अलावा जो भी टर्म था उसे मैंने क्या कॉल कर दिया, आई हैव कॉल्ड इट y। तो बेसिकली मेरे पास y एज अ फंक्शन ऑफ m1 एंड m2 आ गया। तो मैंने m1 एंड m2 को थोड़ा और सिंपल करने के लिए मैंने क्या कर दिया, पूरी इक्वेशन को m1 से डिवाइड कर दिया, जिसके कारण ये कुछ ऐसा दिखने लगा, है ना। अब मैंने m2 अपॉन m1 को क्या कॉल कर दिया, x। तो मेरे पास y आ गया एज अ फंक्शन ऑफ x, और जिसको मैंने थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखने लगा। अब जो है मुझे आप बताइए कि अगर मुझे y को क्या करना है, y को मैक्सिमाइज करना है, राइट। तो उसके लिए न्यूमरेटर को क्या होना पड़ेगा, जितना ज्यादा हो सके, और डिनोमिनेटर को क्या होना पड़ेगा, जितना कम हो सके। तो अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पर 3 है, ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, और मुझे ये पता है कि x जो है वो क्या है, मासेस का रेशियो है, तो x जो है वो तो नॉन जीरो है ना। x कभी भी सॉरी x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, x नेगेटिव हो ये पॉसिबल नहीं है। x जो है वो क्या है, रेशियो ऑफ मासेस है। तो मुझे न्यूमरेटर को मैक्सिमाइज करना और डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिनोमिनेटर को साथ ही साथ ये मेक श्योर करना है कि वो छोटा से छोटा हो। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि अगर ये 1/x वाला टर्म है ना, अगर ये जीरो होगा तो न्यूमरेटर में से कुछ भी घटाना नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर 1/x जीरो होगा तो डिनोमिनेटर में कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ेगा। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स में बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। न्यूमरेटर में 3 ऑलरेडी है, इसमें से अगर कुछ घटाएंगे तो न्यूमरेटर कम ही होगा, और डिनोमिनेटर में 1 है तो उसमें कुछ और जोड़ेंगे तो ये बड़ा ही हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे न्यूमरेटर को क्या रखना चाहिए, जितना बड़ा हो सके उतना, और डिनोमिनेटर को क्या रखना चाहिए, जितना छोटा हो सके। तो उसके लिए मुझे ओरली यहाँ पर दिख रहा है कि 1/x को किसे टेंड करना चाहिए, दैट मीन्स कि 1/x शुड टेंड टू 0। और मैंने यहाँ पर x किसे माना था, मैंने x माना था m2/m1 को। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया m1/m2 शुड टेंड टू 0। क्लियर है ये बात। मैंने 1/x को माना था टेंडिंग टू 0, तो 1/x कितना हो जाएगा, m1/m2, राइट। तो m1/m2 शुड टेंड टू 0। ऐसा कब होगा, जब ऐसा तभी होगा जब m2 जो है वो क्या हो जाए, मच मच ग्रेटर देन m1। क्लियर हो ये बात। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर m2 जो है वो m1 से बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, तब जो है m1 के पास जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, ज्यादा से ज्यादा। तो दैट मीन्स कि अब हम लोग अपने इक्वेशन पुराने जो हमने डिराइव करा था उसमें वापस आ जाते हैं, और m2 को क्या बोल देंगे हम लोग, कि वो m1 के सामने बहुत बड़ा है। तो अब आप देखिए कि ये जो एक्सप्रेशन हमारा आया था, v1 बराबर √2 GH मल्टीप्लाइड बाय 3m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें मान लीजिए m2 जो है वो m1 के सामने बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर 3m2 में से m1 घटाने का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि m1 जो है वो ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0 हो जाएगा अगर 3m2 के सामने देखे तो। यहाँ पर भी m1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रह गया। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, ये देखिए m2/m2 ये तो गायब हो गया, बच गया v1 बराबर 3 टाइम्स √2 GH।
तो चलिए मैं लिख देता हूं, अपने पास आया V1 बराबर 3 टाइम्स अंडर द रूट ऑफ 2GH। तो मुझे अब ये समझ में आ गया कि ये जो M1 मास की बॉल थी है ना, इसके पास ऊपर की तरफ कितनी स्पीड आ गई, 3 टाइम्स अंडर रूट 2GH। तो देख लेते हैं कि ये कितनी हाइट तक ऊपर जा सकता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, हाफ M1 V1 स्क्वायर बराबर M1G कैपिटल H। M1 से M1 चला गया और हमारे पास कैपिटल H कितना आ गया, कैपिटल H आ गया V1 स्क्वायर अपॉन 2G। और V1 कितना था, 3 टाइम्स अंडर रूट 2GH। तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स 2G स्मॉल h। और इसको डिवाइड किससे करना है, 2G से। तो ये आ गया 9 टाइम्स स्मॉल h। तो मेरे को क्या रिजल्ट मिल गया, कैपिटल H बराबर 9 टाइम्स स्मॉल h। पिछले केस में क्या रिजल्ट आया था, आपको याद होगा। पिछले केस में ये आया था कि जो मैक्सिमम हाइट ये अटेन कर सकता था वो 4 टाइम्स स्मॉल h था। लेकिन इस केस में जब क्या हो रहा है, M1 इज मच मच लेस देन M2, उस केस में क्या हो जा रहा है, उस केस में ये हो रहा है कि जो मैक्सिमम हाइट जो ये M1 गेन कर सकता है वो कितना आ रहा है, 9 टाइम्स द हाइट। ऑल राइट, तो आई होप कि आपको इस सवाल से सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। इन केस यू फाइंड दिस चैनल हेल्पफुल, प्लीज सब्सक्राइब and we'll meet again tomorrow with a different question of the day. Till then, keep practicing, and if you have any doubts, feel free to call me or WhatsApp me. I'll be ready to help you. Till then, bye bye.